नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेम सर की पाठशाला। मैंने जैसे कि हिंदी प्रेमी मित्रों और छात्रों को बताया था कि वर्ण उच्चारण और वर्णमाला के बारे में, आज हम आपको वर्णों के उच्चारण स्थान बता रहा हूँ। वर्णों के उच्चारण स्थान जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिंदी भाषा का उच्चारण जितना आप शुद्ध करेंगे उतनी ही आपकी भाषा भी शुद्ध होगी। और वर्णों के उच्चारण में जब हम गलतियां करते हैं तो हम पूरी की पूरी भाषा में गलतियां करते हैं। तो हम आज सीखेंगे कि किस तरह से किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है और उसको हम प्रयास करके सीखेंगे। मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण होता है वही भाग उच्चारण स्थान माना जाता है। वही भाग उच्चारण स्थान माना जाता है। इनके उच्चारण स्थान 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। और कौन कौन से हैं आप सुनिए। कंठ, जिनका उच्चारण कंठ और निचली जीभ कोमल तालु से होता है, उनको हम कंठ से उच्चारण मानते हैं। इसमें छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग और हा और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण कंठ से होता है। इसके बाद आता है तालव्य, जिसका उच्चारण कंठ और निचली जीभ के कोमल तालु के स्पर्श से होता है। जैसे इ, ई, चा वर्ग, या और सा, ये उच्चारण के लिए इनका तालव्य स्थान माना जाता है। इसके बाद आता है मूर्धन्य, जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक प्रायः उलटकर मूर्धा का स्पर्श करती है। मूर्धन ध्वनियों के उच्चारण के लिए जिह्वा का उलटना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिह्वा की नोक से सीधे मूर्धा का स्पर्श होने पर भी ये मूर्धन ध्वनियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जैसे टा वर्ग है, श और री, ये हमारे मूर्धन्य स्थान से बोले जाने वाले वर्ण हैं। फिर आता है दंत्य, जिनका उच्चारण दांत और जीभ के स्पर्श से होता है, उन्हें हम दंत्य कहते हैं। जैसे ली, तावर्ग, ला और श। इसके बाद आता है 5वां हमारा ओष्ठ। ओष्ठ, जिनका उच्चारण ओठों के स्पर्श से होता है। जैसे ऊ, बड़ा ऊ और पावर, ये सभी ओष्ठ कहलाते हैं। इसके बाद आता है नाक। नाक में अनुनासिक, कंठ तालव्य, कंठोस्थ और दंथोस्थ, इसके 4 और भेद हो जाते हैं। ये सभी का उच्चारण नाक की सहायता से होता है। जिनका उच्चारण अपने वर्ग के उच्चारण स्थान के बाद नाक से भी होता है, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। जैसे अंग, उंग, ड़, न, म और अनुस्वार और चंद्र। कंठ तालव्य क्या होता है? जिनका उच्चारण कंठ और कठोर तालु में जीभ के स्पर्श से होता है। जैसे ए, आए आदि। कंठोष्ठ क्या होता है? जिनका उच्चारण कंठ से जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से होता है। जैसे ओ, औ, ओ, औ। और दंतोष्ठ
ये अंतिम है उच्चारण स्थान, जिनका उच्चारण दांत से, जीभ और ओठों के कुल योग से होता है, जैसे व। इस तरह से ये उच्चारण स्थान थे। बहुत ज़रूरी है वर्णों के उच्चारण स्थान पता होने चाहिए। ये वर्णों में सबसे कठिन चीज़ है जो बच्चों को याद नहीं होती है। आज मैं इसको आसानी से बताने के लिए आपको बता देता हूँ कि अगर वर्णमाला लिखते हैं आप, तो उसमें वर्गीय व्यंजनों में का वर्ग को कंठ से, चा वर्ग को तालु से, टा वर्ग को मूर्धा से, ता वर्ग को दंत से और पा वर्ग को ओष्ठ से ही उच्चारण किया जाता है। ये आपको वर्गीय व्यंजन में बहुत आसानी से आपको पता चल जाता है। अब उच्चारण में वायु के मात्रा के हिसाब से भी उच्चारण होता है, महाप्राण, अल्प प्राण। ये बहुत डिटेल हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा सा मैं ये बाद में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा कठिनाई नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे सरलता से चीज़ों को सीखे, घोष और अघोष व्यंजन को। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि वर्ण और वर्णमाला बच्चों को अच्छी तरह से, सभी हमारे मित्र जो हिंदी प्रेमी हैं, जो हमारे हिंदी शिक्षक हैं, जो हमारे हिंदी के उत्थान में लगे हुए संस्थान हैं या हिंदी महानिदेशालय के लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को हिंदी के उच्चारण में वर्ण और वर्णमाला का सही उच्चारण कराना, उसको लिखवाने का अभ्यास जरूर करें। चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हिंदी पढ़ रहा हो, उसे उसकी बेसिक नॉलेज देने की ज़रूर प्रयास करें, उससे ज़रूर पूछें। और मैं आपको आपके अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप इस तरह का बताएंगे, आपको आनंद भी आएगा और बच्चे को ज्ञान प्राप्त होगा, उसका रिवीजन भी होगा, उसका दोबारा से वो अपने चीज़ों को सीखेगा। और बहुत से बच्चे भूल गए हैं, तो हमें अपने घर में, आजकल लॉकडाउन है, सभी परिवार के लोग घरों में हैं, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज लॉकडाउन के चलते ही मैंने शुरू किया है कि हिंदी को एक आंदोलन बनाया जाए। हिंदी भाषा को लोग भूलते जा रहे हैं, हिंदी भाषा की तरफ वो भाव नहीं रख रहे हैं जो भाव देशभक्तों ने रखा था, शहीदों ने रखा था, जो वंदे मातरम गीत गाते थे, जो तरह तरह के हिंदी गीत हैं, हम वो भी आपके सामने लेके आएंगे। बहुत सारे गीत, बहुत सारी गज़ल, बहुत सारी चीज़ें हिंदी में, भाषण, हिंदी की कविता कैसे लिखें, भाषण कैसे दें, कैसे पत्र लिखें, ये सारी चीज़ें हम हिंदी के तहत बिल्कुल मुफ्त में सिखाएंगे। इसका मुझे कोई भी 1 रुपए का भी सहयोग किसी से नहीं चाहिए। केवल आप लोगों का जो मन है, आप लोगों की रुचि है, वो चाहिए। और इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि वर्णों से ही हमारे शब्द बनते हैं और स्वरों से रहित व्यंजनों का आपस में मिलना संयोग कहलाता है। स्व, यहाँ पर स और वा के बीच कोई स्वर नहीं है, ये दोनों व्यंजन बाद वाले वा से मिले हुए हैं, स्वर के सहारे खड़े हैं। या पानी शब्द में 4 वर्ण हैं, प, अ, न, इ, इन चारों वर्णों का संयोग होने से पानी शब्द बना है। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, क्योंकि ये परिभाषा भी है। बच्चे शब्द की परिभाषा जब पूछो तो नहीं बता पाते हैं, वर्ण की परिभाषा पूछो तो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हम समझकर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ना हम उनको समझकर पढ़ाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी बातों में कमी रह जाती है, प्रयासों में कमी रह जाती है। हमें उस तरफ ध्यान देना है कि जो परिभाषाएं जरूरी हैं, जिन्हें जानना जरूरी है, वो बहुत ही जरूरी है कि शब्द की परिभाषा क्या है। बहुत अच्छी तरह से मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ, अच्छी तरह से सुने कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। सार्थक इसलिए उसका अर्थ होना चाहिए, इसीलिए हर शब्द का अर्थ होता है। किसी भी शब्द का अगर अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं है, वो निरर्थक है और वो केवल एक संयोजन है जो गलत है। जैसे हम, बालक, वह, इन सब का एक अर्थ है, इसलिए ये सारे शब्द हैं। और शब्द के भेद, शब्द के बहुत सारे भेद हैं, अर्थ के आधार पर भेद हैं, प्रयोग के आधार पर भेद हैं। वो मैं बहुत ज़्यादा आपको न बता करके
मैं इतना ही कहूँगा कि आप वर्णों का उच्चारण अगर आप सीख गए हैं, वर्णमाला सीख गए हैं, तो आप नए नए शब्द बनाने का प्रयास आपके माध्यम से अपने बच्चों से कराएं और नए शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करें, कठिन शब्दों का ढूंढने का प्रयास करें। अगर हिंदी की पुस्तक उनके पास है तो वो हिंदी की पुस्तक को वर्णों की एक ऐसी सीढ़ी बना दें और उससे जोड़ करके शब्द बनाएं। ये भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे, जो आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं, नए तरीके की लर्निंग है जिसमें हम क्रियाशीलता के माध्यम से सीखते हैं। तो हम नए नए शब्द बनाना सिखाएंगे और शब्दों के अर्थ बताना और शब्दों को जानना सीखेंगे। शब्द अपने आप में बहुत ही पूर्ण हो जाता है, इसलिए शब्द का अर्थ होता है। तो शब्द के बारे में जानेंगे, शब्द के भेद, और शब्द के भेद अलग अलग तरीके से भेद है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है। इन सबको हम सीखेंगे और इनको जानेंगे। जैसे अर्थ के विचार से शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे हैं जिनका कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे मोहन किसी का नाम है, सार्थक है। श्याम किसी का नाम है, सार्थक है। निरर्थक शब्द वे हैं जिनका कोई कोशगत अर्थ नहीं होता है। जैसे कंग, टिमी, मण, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, वो निरर्थक शब्द है। हिंदी व्याकरण में मात्र सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक बनाने के बाद ही किया जा सकता है। अगर कोई निरर्थक शब्द है उसमें कोई न कोई ऐसा वर्ण जोड़कर उसको सार्थक बनाया जाता है। बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि बनावट के आधार पर शब्दों को अगर वो जानेंगे तो उन शब्दों के अर्थ समझ पाएंगे और उन शब्दों को देखेंगे, समझेंगे। उसमें जो सबसे बड़ी बात आती है योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक, नाक को अगर अलग करोगे ना और का तो कोई अर्थ नहीं बनता है, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। और यौगिक शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं। पाठशाला, पाठशाला, पाठ माने पढ़ना, शाला मंदिर या घर या स्थान। योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो यौगिक तो होते हैं परंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से विशेष अर्थ के परिभाषिक शब्द होते हैं, परिचायक होते हैं। योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंकज, पंक में उत्पन्न हुआ कमल। अगर उसको अलग करोगे तो उसका एक का तो अर्थ है लेकिन दूसरे का न मिलके एक नया अर्थ देता है। कमल एक अर्थ विशेष देता है। गजानन है, दशानन, जितने आप बहुब्री समाज के शब्दों को ज़्यादातर देखते हैं वो वही हैं जो योग रूढ़ शब्द हैं, योग से बने हैं। और इस तरह के शब्दों को समझना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और अर्ध तत्सम। हम 5 प्रकार के शब्द आपको बताएंगे और इस तरह शब्दों के बारे में परिचय कराएंगे और बहुत ही गहराई से शब्दों को अगर आप समझ लेंगे, शब्दों की प्रकृति समझ लेंगे, शब्दों के भेद समझ लेंगे तो निश्चित है कि आपका मन हिंदी भाषा के प्रति लगेगा और इस आंदोलन को एक गति मिलेगी। क्योंकि ये भाषा शिक्षण केवल और केवल शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए नहीं है, एक मनुष्य के अंदर जो सोई हुई चेतना है उसको जगाने का। क्योंकि हिंदी भाषा में जो साहित्य है, अगर बच्चे को भाषा नहीं आई तो वो साहित्य नहीं पढ़ेगा और वो जो सारा साहित्य हमारे साहित्यकारों ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अभी तक लिखा है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। वो सारी कहानियाँ, चाहे वो प्रेमचंद हो, चाहे निराला हो, चाहे महावीर हो, चाहे भारतेंदु हो, ऐसे लोगों को सुनना, पढ़ना आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी और जब भूल जाएगी तो ये हिंदुस्तान को भी बुलाने में देर नहीं लगाएगी। इसलिए हिंदी है तो हिंद है,
और हिंद है तो हिंदुस्तान है, हम हैं तो हिंदी है, हिंदी है तो हम हैं। इसलिए हिंदी को पढ़ना, पढ़ाना और जागरूक बनाने का काम आप लोग करें। जय हिंद। मैं प्रेम कुमार शुक्ल, प्रेम सर की पाठशाला यूट्यूब चैनल आपको कैसा लगा? आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट्स करें। हम इसको निरंतर और अच्छा बना रहे हैं और शब्द विचार को जब हम एक बार बता लेंगे तो आपको बोर्ड पर भी हम बताएंगे कि शब्द कैसे बनते हैं और कैसे उनका हम समझते हैं, यह हम समझाएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, जय हिंद।